अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेकंड ईयर का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 11 से 7th लेक्चर कैपेसिटर्स का। कैपेसिटर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से अमूमन लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज सभी चीज़ें पेपर में आती हैं। तो इस वजह से हम इसको बहुत अच्छी तरह समझने के लिए इसको 2 या 3 सेशंस में कंप्लीट करेंगे। तो कैपेसिटर जो है ये हमारे पास क्या होते हैं, सबसे पहला सवाल तो ये है। तो कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि चार्ज को स्टोर करती है, या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चीज़ हम आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी कैसे स्टोर होती है। कैपेसिटर यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं? गर्मियों का सीज़न है, पंखे अमूमन काम करना छोड़ जाते हैं, तो मोस्टली इनमें मेन जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि इनका कैपेसिटर जल चुका होता है। उसका हमें कैसे पता लगता है कि कैपेसिटर जल चुका है? अगर पंखा स्विच ऑन करने पे ना चले और कोई एक्सटर्नल पुश प्रोवाइड करने पे पंखा चलना शुरू हो जाए, तो तब बेसिकली पंखे का कैपेसिटर काम नहीं कर रहा होता। उसके अलावा हमारे पास जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, सब में कैपेसिटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तकरीबन सब में कैपेसिटर्स का इस्तेमाल होता है। हमारे पास इन्वर्टर्स आजकल हर घर में मौजूद हैं। इन इन्वर्टर्स में एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के बाद डीसी को स्मूथ करने के लिए हमारे पास कैपेसिटर्स ही यूज़ होते हैं एज अ फिल्टर। तो ये तो था हमारे पास बेसिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर देखने में कैसे होते हैं? कैपेसिटर में जो बस सबसे पहले एक प्लेट होगी, उसके बाद थोड़ा सा गैप होगा, उसके बाद हमारे पास दूसरी प्लेट्स होगी। यानी हमारे पास कैपेसिटर कंसिस्ट करता है टू पैरेलल प्लेट्स से, जो कि सेपरेट की जाती हैं बाय अ स्मॉल डिस्टेंस डी। और ये जो स्मॉल गैप है, इसके अंदर या तो वैक्यूम होता है या कोई इंसुलेटर होता है जिसको हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। इंसुलेटर क्यों होता है, इसको हम चार्जिंग मैकेनिज्म में समझेंगे कि कैपेसिटर के दरमियान इंसुलेटर या वैक्यूम ही यूज़ क्यों किया जाता है। तो अब हम चलते हैं कैपेसिटर के चार्जिंग मैकेनिज्म की तरफ कि कैपेसिटर में चार्ज स्टोर कैसे होता है। तो हमें पता है कि तमाम चीज़ें मिल के बनी होती हैं एटम्स और मॉलिक्यूल से, और एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इनमें दो चीज़ें लाजमी होती हैं। एक न्यूक्लियाई जो कि प्रोटॉन रखता है और इसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और दूसरा इसके गिर्द घूमने वाले इलेक्ट्रॉन जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। एक जर्नल किसी भी मटेरियल में जो कि न्यूट्रल होगा, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं। यानी कोई भी चीज़ हो उसमें पॉजिटिव भी मौजूद होते हैं, उसमें नेगेटिव भी मौजूद होते हैं। तो एक तो हमें बेसिक कंसेप्ट ये पता होना चाहिए चार्जिंग मैकेनिज्म के लिए। दूसरा, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एक अहम फहम जो है, मिसाल उसको आजकल हर घर में पानी के लिए या तो ज़मींदोज़ जहाँ पे सप्लाई का पानी आता है, एक टैंक होता है, और उस टैंक में से पानी को सबसे पहले छत पे स्टोर किया जाता है किसी दूसरे टैंक में, और फिर वहाँ से जो टैब्स हैं उसमें इस्तेमाल के लिए यूज़ किया जाता है। या दूसरा, फिर घर में बोर होता है। बोर जो क्या है, वो एक पाइप के थ्रू ड्रिल करके जो है वो हमारे पास ज़मीन दोज़ जो पानी होता है उसको हम अपने छत के ऊपर पड़े टैंक में स्टोर करते हैं। तो इनमें 3 चीज़ें होती हैं मेन। एक, वाटर रिजर्वायर जो कि अंडरग्राउंड होगा, दूसरा मोटर, तीसरा एक स्टोरेज टैंक छत के ऊपर। ये तीनों चीज़ें कनेक्टेड होती हैं विद पाइप्स। अब जैसे ही हम मोटर को ऑन करेंगे, पानी जो है वो सक किया जाएगा फ्रॉम दी रेजरवायर, और उसको एग्जॉस्ट या थ्रो कर दिया जाएगा ऑन दी स्टोरेज टैंक जो कि छत के ऊपर पड़ा होगा। सेम यही मैकेनिज्म है कैपेसिटर की चार्जिंग का। इसमें भी हमारे पास 3 ही चीज़ें समझ लें कि हमारे पास सबसे पहले एक प्लेट होगी, फिर हमारे पास बैटरी होगी, फिर हमारे पास दूसरी प्लेट होगी, और ये सारी चीज़ें कनेक्टेड होंगी वायर से। और ये जो प्लेट्स हैं ये एक दूसरे से थोड़े से डिस्टेंस पे रखी जाएंगी, और
ये जो है इनके दरमियान वैक्यूम या इंसुलेटर होगा। फिलहाल हम यही कंसिडर करेंगे कि इनके दरमियान वैक्यूम है। तो जैसे ही हम बैटरी को स्विच ऑन करेंगे, जैसा कि हमें पता है कि कोई भी प्लेट हो, कोई भी मटेरियल हो, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। तो बैटरी जो है वो प्लेट में से नेगेटिव को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से पहली प्लेट में नेगेटिव चार्जेस की कमी होना शुरू हो जाएगी और यही बैटरी इन नेगेटिव चार्जेस को एक्सपेल करेगी या मूव करेगी टुवर्ड अदर प्लेट। जब वो इलेक्ट्रॉन प्लेट तक पहुंचेंगे तो पीछे से उसे बैटरी का पुश मिल रहा होगा, जिस वजह से उसे आगे ही मूव करना है, और जब दूसरी प्लेट तक पहुंचेगा तो आगे गैप होगा या इंसुलेटर होगा या वैक्यूम होगा, जिसकी वजह से वो उस प्लेट से आगे मूव नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से वो नेगेटिव चार्ज उस दूसरी प्लेट के ऊपर स्टे किए रहेगा। इस तरह एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब कंडक्टर क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि अगर कंडक्टर होता तो ये चार्ज मूव करके दोबारा पहली प्लेट तक पहुंच चुका होता। तो ये वजह है कि हम दरमियान में इंसुलेटर या वैक्यूम ही यूज़ करते हैं। तो इस प्रोसेस के दौरान जितने नेगेटिव चार्ज फर्स्ट प्लेट में से रिमूव होंगे, उतने ही नेगेटिव चार्ज स्टोर होंगे दूसरी प्लेट के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि एक प्लेट पे जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरी प्लेट के ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज कहते हैं हाई पोटेंशियल को, नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब है कि दोनों जो प्लेट्स हैं कैपेसिटर्स की वो सेम पोटेंशियल पे नहीं है। इस वजह से इन दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा, हम उसे V कह देते हैं। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा चार्जेस के, या हम यूं भी कह सकते हैं कि जो चार्ज स्टोर हो रहे हैं प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर पे, वो बैटरी की वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि जितनी हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर हो सकेगा, और जितनी कम वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतना चार्ज कम स्टोर होगा। अल्टीमेटली जब कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो जाता है तो प्लेट्स के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाता है। इस वजह से हम दोनों चीज़ें कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक चीज़ आ गई कि चार्ज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स। जिसको हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं Q इज़ प्रोपोर्शनल टू V। जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव किया जाता है तो हमारे पास हमेशा यूज होता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। यहां पे हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट C कह देते हैं। और C क्या है? C को हम सबसे पहले तो ये कहेंगे कि ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और ये रिप्रेजेंट करता है कैपेसिटर की अहलियत को, कि कैपेसिटर की एबिलिटी कितनी है कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने वाटर स्टोरेज टैंक की मिसाल दी थी, तो हमारे पास जो स्टोरेज टैंक्स होते हैं ये छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं हमारे यूज़ के मुताबिक। तो इसी तरह कैपेसिटर्स भी जो होंगे इनकी भी कैपेसिटी डिफरेंट होगी। तो जो कैपेसिटर की एबिलिटी है टू स्टोर दी चार्ज, वो हमारे पास क्या कहलाएगी? कैपेसिटेंस। और अगर मैथमेटिकली इसको देखना चाहें तो मैथमेटिकली हमारे पास हो जाएगा C इज इक्वल टू Q बाय V, जिसमें Q हमारे पास चार्ज है, V हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी प्लेट्स ऑफ दी कैपेसिटर्स है। तो इस वजह से अगर इसको यूनिट वाइज देखना चाहें तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम पर वोल्ट, और इस कूलम पर वोल्ट को कलेक्टिवली कहते हैं फैराड। ये यूनिट नेम आफ्टर द साइंटिस्ट है। तो हमारे पास 1 फेराड को कैसे डिफाइन किया जा सकता है कि अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से 1 कूलम चार्ज स्टोर हो जाए, या हम इन अदर वर्ड्स ये भी कह सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज स्टोर होने से 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाए अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो हमारे पास उस कैपेसिटर की जो एहलियत है चार्ज स्टोर करने की वो कितनी होगी? 1 फेराड होगी। अब क्योंकि जो कैपेसिटर्स होते हैं इनकी कैपेसिटी बहुत कम होती है, तो हम फेराड को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग दी सब मल्टीपल्स, जो कि हमारे पास क्या कहलाते हैं? प्रीफिक्सेस कहलाते हैं। तो जो सब मल्टीपल प्रीफिक्सेस हैं वो हमारे पास कौन कौन से होते हैं? माइक्रो,
तो माइक्रोफेराड बन जाएगा, नैनो से मल्टीप्लाई करेंगे तो नैनोफेराड बन जाएगा, पिको से मल्टीप्लाई करेंगे तो पिकोफेराड बन जाएगा। अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि हमारे पास नेचर इस चीज़ की क्या है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमारे पास जो कैपेसिटर है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि जो कैपेसिटेंस है ये है अहलियत, एबिलिटी, और जो एबिलिटी होती है वो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। नेक्स्ट जो है वो हम एक मैं आपको टास्क दे देता हूँ, आप घर पे करने की कोशिश कीजिएगा, मैं सिर्फ आपको हिंट दे देता हूँ कि अगर कैपेसिटेंस की डायमेंशंस हम कैलकुलेट करना चाहें तो वो क्या होंगी। उसके लिए हिंट मैं आपको देता हूँ कि कैपेसिटेंस का फार्मूला है Q बाय V। Q की यूनिट हमारे पास कूलम है, V की यूनिट वोल्ट है। वोल्ट को जॉउल पर कूलम लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा C स्क्वायर पर जॉउल। C स्क्वायर की डायमेंशन 80 होगी, जॉउल की ml स्क्वायर T-2 होगी। बाकी आप लोग खुद कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसमें बेसिकली हम ये मालूम करेंगे कि जो हमारे पास कैपेसिटेंस है ये किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। तो उसके लिए हम सबसे पहले कंसिडर करते हैं कि हमारे पास दो प्लेट्स हैं जो कि सेपरेट की गई बाय स्मॉल डिस्टेंस d, और इनिशियली इनके दरमियान में जो डाइलेक्ट्रिक यूज़ करना है वो हम वैक्यूम यूज़ कर लेते हैं। इन प्लेट्स को हम एक स्विच के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं एक बैटरी के साथ। अब जैसे ही हम बैटरी को स्विच ऑन करेंगे कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे चार्ज स्टोर होगा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा प्लेट्स के अक्रॉस, और हमारे पास इक्वेशन जो आएगी वो हमारे पास आ जाएगी Q इज इक्वल टू सी वी। अब एक चीज़ देखें कि एक प्लेट है जिसके ऊपर हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज, दूसरी प्लेट है जिसके ऊपर हमारे पास है नेगेटिव चार्ज। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये एक कैपेसिटर जो है इसके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, और उस फील्ड की डायरेक्शन होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब अगर गौर करें तो हमारे पास ये जो सिचुएशन बन रही है ये हमारे पास बिल्कुल ऐसी है जैसे हमारे पास गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन थी, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। तो अब हम इसकी में अगर कैपेसिटेंस की डेरिवेशन देखना चाहते हैं तो हम इस तरह करते हैं कि हमारे पास जो कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है Q इज़ इक्वल टू सी वी, और यहाँ पे C के नीचे हम सबस्क्रिप्ट में वैक्यूम यूज़ कर लेते हैं कि ये कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की जब हम वैक्यूम को यूज़ कर रहे हैं एज अ डाइलेक्ट्रिक। तो C वैक्यूम बन जाएगा Q बाय V। अब एक चीज़ हमने पढ़ी थी कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लाजमी होगा, जिसको हम कहते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो उसको हम लिख सकते हैं E इज़ इक्वल टू डेल्टा V ओवर डेल्टा R। तो यहाँ पे हम इसे डेल्टा V को पोटेंशियल यानी V कह देते हैं और डेल्टा R को डिस्टेंस कह देते हैं D। तो हमारे पास बन जाएगा E इज़ इक्वल टू V डिवाइडेड बाई D। यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करना चाहें V को ताकि ऊपर कैपेसिटेंस के फार्मूला में पुट कर सकें तो बन जाएगा हमारे पास V इज़ इक्वल टू ई डी। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स कितनी होती है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन के। तो पोटेंशियल का मेन फार्मूला हमारे पास बन जाएगा V इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय डी। और इसी तरह जो चार्ज स्टोर हो रहा है ये शीट्स के ऊपर हो रहा है, तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी जिसको हम लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए। और यहाँ से अगर हम Q को कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास बन जाएगा सिग्मा A। अब अगर हम यहाँ पे Q और V की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट कर दें C वैक्यूम के फार्मूला में तो हमारे पास Q की जगह आ जाएगा सिग्मा A और V की जगह आ जाएगा सिग्मा D ओवर एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और जो हमारे पास एप्सिलॉन है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा C वैक्यूम इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर जब वैक्यूम यूज़ करेंगे एज अ डाइलेक्ट्रिक तो हमारे पास कैपेसिटेंस डिपेंड करेगी
एरिया ऑफ द प्लेट्स के ऊपर। जितना प्लेट्स का एरिया ज़्यादा होगा, चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा। और दूसरा हमारे पास है परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। और तीसरी चीज़ है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर जितना कम होगा, उतना चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा। अब हम क्या करते हैं कि अगर हम इन प्लेट्स के दरमियान में कोई इंसुलेटर यूज़ कर लें, तो फिर हमारे पास मे बी इसकी परमिटिविटी या सॉरी कैपेसिटेंस चेंज हो जाए। तो हम लिख लेते हैं कि सी मीडियम इज इक्वल टू ए परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय डी। क्योंकि बाकी पैरामीटर्स तो सेम रहेंगे, अगर कोई चेंज हो रहा है मीडियम चेंज करने की वजह से, तो वो परमिटिविटी चेंज हो रही है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम को रिलेटिव परमिटिविटी की फॉर्म में लिखना चाहें, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सी मीडियम में, तो हमारे पास आ जाएगा सी मीडियम इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय डी। इसमें जो अब पहले ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी है, ये हमारे पास सी वैक्यूम है। तो हमारे पास आ जाएगा सी मीडियम इज इक्वल टू सी वैक्यूम एप्सिलॉन आर। और एप्सिलॉन आर जो हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम। यहाँ से हमें दो चीज़ें पता लगेंगी। सबसे पहली चीज़ तो जो पता लगेगी वो ये होगी कि सी मीडियम हमेशा ज़्यादा होगा सी वैक्यूम से। इससे हमें क्या पता लगा कि अगर हमारे पास दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, उनके दरमियान में वैक्यूम था और उनके दरमियान में कोई एक डिस्टेंस था। अब अगर हम तमाम पैरामीटर्स को सेम रखते हुए उस वैक्यूम की जगह कोई इंसुलेटर या कोई डाइलेक्ट्रिक फिल कर दें, तो हमारे पास अब कैपेसिटर ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकेगा। पहली चीज़ तो हमें ये पता लगी। दूसरी चीज़ हमें ये पता लगेगी कि जो रिलेटिव परमिटिविटी है, ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ये हम ऑलरेडी भी प्रूव कर चुके थे, लेकिन यहाँ से अगेन हो गया, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू सी मीडियम डिवाइडेड बाय सी वैक्यूम। दोनों की ही यूनिट फेराड है, तो फेराड फेराड से कैंसिल हो जाएगा। तो रिलेटिव परमिटिविटी को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, कि रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो है रेशियो बिटवीन द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज यूज एज मीडियम। और इसकी रेशियो किसके साथ लेनी है? इसकी रेशियो लेनी है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन वैक्यूम इज यूज एज डाइलेक्ट्रिक। तो अगर दो डिफरेंट सिचुएशंस की, यानी कि एक में हमने कोई इंसुलेटर ले लिया, दूसरे केस में हमने कैपेसिटर के दरमियान वैक्यूम ले लिया, तमाम पैरामीटर्स को सेम रखा, यानी प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस और एरिया ऑफ द प्लेट्स, तो सी मीडियम और सी वैक्यूम की जो रेशियो होगी वो हमारे पास आ जाएगी रिलेटिव परमिटिविटी। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैपेसिटेंस इंक्रीज क्यों हो जाती है जब हम मीडियम को स्विच करेंगे फ्रॉम वैक्यूम टू इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डाइपोल्स क्या होते हैं। डाइपोल जब दो चार्जेस को जो कि मैग्नीट्यूड में एग्जैक्टली सेम होंगे, नेचर वाइज एग्जैक्टली ऑपोजिट होंगे, तो इनको जब एक डिस्टेंस पे रखा जाता है तो ये चीज़ डाइपोल कहलाती है, जिसको हम जनरली केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि P इज इक्वल टू क्यू डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये अमूमन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो डाइपोल व्हेन टू चार्जेस आर equal and opposite charges are separated by a small distance d, then dipoles are formed. अब डाइपोल का यहाँ पे क्या ताल्लुक है? हमारे पास पहले दो प्लेट्स थी, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, दरमियान में वैक्यूम था और दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज स्टोर हो चुके हैं। अब अगर हम बीच में इंसुलेटर डाल दें और फिलहाल प्लेट्स पहले चार्ज नहीं है, तो इंसुलेटर जो है ये अगेन एक मटेरियल है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलके बना है। पॉजिटिव स्टैंड फॉर न्यूक्लियाई या प्रोटॉन्स, और नेगेटिव स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। अब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और यहाँ पे डाइपोल नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन में। जैसे ही कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज स्टोर होगा, एक प्लेट पे पॉजिटिव आ गया, दूसरी प्लेट पे नेगेटिव आ गया,
तो इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसको हम कह देते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में है। अब जैसे ही प्लेट्स के ऊपर पॉजिटिव और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, तो पॉजिटिव प्लेट जो है वो मीडियम के कुछ पोर्शन को अट्रैक्ट करेगा, और हमें पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव प्लेट ने बीच के मटेरियल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और न्यूक्लियस को रिपेल करने की कोशिश की, जिस वजह से हमारे पास एक जो नॉर्मल मीडियम है उसमें डायपोल जनरेट हो जाएंगे, यानी एक एंड पे पॉजिटिव, दूसरे एंड पे नेगेटिव। इसी तरह जो एक मॉलिक्यूल होगा वो अगले को डायपोल बना देगा। इस तरह करते करते दरमियान का तमाम जो मीडियम है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डायपोल फॉर्म कर देगा। इसको कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। यानी हम सिंपली कह सकते हैं कि वैक्यूम के केस में डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन नहीं हो रही, लेकिन जब हमने इंसुलेटर मीडियम यूज किया तो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हो गई। अब अगर आप अंदर फोकस करें मॉलिक्यूल्स को, तो इसमें एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इसके अंदर लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड्स जनरेट हो जाएंगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और हम देख सकते हैं कि लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होगी, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगी। हमें पता लग गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई है। अब हमें पता है कि E इज इक्वल टू वी बाई डी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होता है। तो दोनों V और E डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर E रिड्यूस होगा तो V भी रिड्यूस हो जाएगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर रिड्यूस हो जाएगा। और जब पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस होगा तो हमें पता है कि Q इज प्रोपोर्शनल टू V, और यहाँ से हमारे पास आएगा Q इज इक्वल टू सी वी, और C जो आएगा वो आएगा Q बाई V के इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब पोटेंशियल जो है ये कैपेसिटेंस के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर जो होगी वो हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी। तो इस वजह से हमारे पास कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है। ये तो हमारे पास एक थी एक्सप्लेनेशन मैथमेटिकल। अब फिजिकल अगर हम देखना चाहें कि एक्चुअली क्या हो रहा है जिसकी वजह से हमारे पास जो है कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रही है, तो इनिशियली हमारे पास लेट्स सपोज कि एक प्लेट पे 10 कूलम चार्ज स्टोर हुआ। जब इसने डायपोल जनरेट किए मीडियम के अंदर, तो उन नेगेटिव ने जो मॉलिक्यूल्स के नेगेटिव थे वो जब पॉजिटिव के करीब आए तो प्लेट्स में हल्की सी न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। तो इस वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब कि जो इफेक्ट है चार्ज का ऑन द प्लेट्स वो रिड्यूस हो गया। और इसका मतलब है कि अब इसमें और चार्ज को भी स्टोर किया जा सकता है। तो ये हमारे पास होती है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। और इससे हमें पता लगा कि जब भी हमारे पास कैपेसिटर जो है उसमें मीडियम की जगह जो वैक्यूम है उसकी जगह अगर हम कोई भी इंसुलेटर मीडियम यूज़ करेंगे तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर हमेशा इंक्रीज होगी। हम आज के लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। कोशिश कीजिएगा कि इसकी 1-2 दिन में प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो 1-2 दिन तक जब मैं अपलोड करूँगा, ताकि आपको तब तक इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर रहें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। वमा अलैना इल्लल बलाग।